नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया और महंगाई को मुद्दा बनाया। महंगाई कम करने को देश की जनता से 100 दिनों का वक्त मांगा गया। आज केंद्र में सरकार बने 12 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 वर्षों के कार्यकाल को पार्टी के नेता बेमिसाल बता रहे हैं तो विपक्ष सवालों के लिस्ट थमा रहा है और साथ ही साथ सरकार की नीतियों का हवाला दे रहा है। दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इन 12 वर्षों में देश कितना बदला, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है। आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि जहां आज संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, उतना ही हमारे नौजवान छात्र छात्राओं का, युवाओं के भविष्य पर भी खतरा है। बर्बादी के अलावा कुछ देखा नहीं, चाहे वो किसान की बर्बादी हो, नौजवान की बर्बादी हो, आम इंसान की बर्बादी हो, बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। महंगाई चरम के ऊपर पहुंच गई। शिक्षा के प्राप्त करने का जो मौलिक अधिकार छात्रों का होना चाहिए था, वो इतना महंगा कर दिया गया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। देश के तमाम तर संसाधनों के ऊपर उन लोग कुछ प्रिय मित्रों का अधिकार हो गया, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो खदानें हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बंदरगाह हो, वो तमाम चीजें बांटने का काम कर दिया। देश की सबसे बड़ी कंपनीज को, जो नॉर्थन कंपनीज थी, उनका हाल पिछले 12 साल के अंदर देख लियो कहां से कहां पहुंच गई। LIC के अंदर लोगों का, गरीब लोगों का पैसा था, उसका पैसा किस तरह से शेयर मार्केट में उन कंपनियों के पास लगाया गया जो सरकार की चेती थी, और वो पैसा डूबने का काम हुआ। ये काम ऐसे लिखे गए हैं जो इतिहास में लिखे गए। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इन 12 साल के अंदर हुई, और जो लोकतंत्र को दबाने का काम इन 12 साल के अंदर हो रहा है, वो इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, जो सपना महात्मा गांधी था, उस सपने को चकनाचूर इस 12 साल के अंदर किया गया। ये 12 साल देश बेहाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। एनडीए की बैठक अब रणनीति बन रही है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। शासन, विकास और राजनीतिक समन्वय पर रणनीति तैयार की जा रही है। इसी के साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा हुई। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ भी चर्चा की गई कि आखिरकार कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस पर खास जोर दिया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक दक्षता सुधारने पर भी फोकस है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, ऊर्जा और डिजिटल ढांचे को भी लेकर चर्चा हुई है। परियोजनाओं को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने की रणनीति भी तैयार की गई।
ऐसे में सफल योजनाओं, नवाचारों और अन्य राज्यों में किस तरीके से इनको अपनाया जाए उस पर चर्चा हुई। एनडीए के भीतर जो तालमेल मजबूत करना है उसको लेकर भी खुलकर चर्चा हुई है। संयुक्त रूप से राजनीतिक विकास एजेंडा आगे बढ़ाने पर मेन फोकस रखा गया, यानी कि एनडीए की बैठक में इन सभी विषयों को लेकर खास रणनीति बना दी गई। एक तरफ एनडीए की बैठक में दूर दराज की रणनीति पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी आरोप ही लगा रही है। कांग्रेस के साफ तौर पर आरोप है कि लगातार ये जो 12 साल का कार्यकाल रहा बिल्कुल विफल रहा। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार विफल रही। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार ही पैदा नहीं किया गया। विपक्ष के आरोप है ये। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं बढ़ी हैं। इसके अलावा एक और आरोप, किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा था वो नहीं पूरा किया गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा मोदी सरकार पर आर्थिक असमानता बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। मोदी सरकार में छोटे व्यापारियों पर जीएसटी का बोझ बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग को यहां पर किया गया। अब दूसरी तरफ सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल भी हैं। इसके अलावा संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप है। इन 12 सालों में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर फोकस है। 12 सालों में जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का ही काम किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी बड़ी चुनौती, किसान, युवा, मध्य वर्ग अभी भी परेशान। ये सब विषय विपक्ष के सवालों के जरिए इन 12 साल का जो कार्यकाल रहा है उनको साफ दर्शाते हुए बताया गया। एक तरफ अपनी सफलताएं गिनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ उनकी विफलताएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन जनता के हाथों में वो सारी बागडोर है कि आखिरकार क्या सही है, क्या गलत है। इस डिजिटल युग की हमारी जनता जो कि हर एक चीज से अवेयर है और इतनी समझदार तो जरूर है कि आखिरकार वो किसी राजनीतिक दबाव में बहकने वाली बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद जो सही लगेगा, उनको लगेगा कि जहां पर उनका हित है, जहां पर उनका विकास है, जहां उनका भविष्य है, वो उनको मत देंगे और उसके बाद वो डिसीजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आरोप काफी लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 12 सालों से प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं और इस पद पर बने हुए हैं और सबसे बड़े और पहले नेता बन चुके हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि 4399 दिन इन्होंने काम किया है और रिकॉर्ड टूट चुका है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे कि एनडीए की बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, 12 साल का कार्यकाल कैसा रहा, विपक्ष से लेकर क्या सोचता है और जनता के बीच जो सरकार की आवाज है वो कैसे पहुंच रही है। इसको खास चर्चा के लिए हम लोगों ने पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं। खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सीधा मुलाकात कराती हूँ आपकी। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट है यूकेटी के उपाध्यक्ष, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, आपसे 12 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सारे अगले पिछले रिकॉर्ड क्लियर। प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे बड़े नेता बन चुके हैं जिन्होंने अपने पद पर बने रहकर कार्यकाल पूरा किया है और अभी भी जारी है, लेकिन आखिरकार क्या इसे आप सफल कार्यकाल मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है और 12 साल का हमारा जो केंद्र सरकार का सफलतम कार्यकाल रहा और जिसको जो जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का हमारी सरकार ने कार्य किया, उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको बधाई भी देता हूं। और निशी जी, आप देखें, जब से 2014 से हमारी सरकार आई है, एक बड़ा ही आमूलचूल एक परिवर्तन हुआ है। कार्य संस्कृति बदली है, विचार बदले हैं, नियत बदली है, नीति बदली है। शिलापट की नीति जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों की थी वो पूरी तरह से बदली और टाइम बाउंड डेवलपमेंट की नीति हमारी सरकार के द्वारा आरंभ की गई। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आप देखें, नए नए एक्सप्रेस हाईवेज, नए नए एयरपोर्ट्स, नए नए रेलवे लाइन, नए वंदे भारत, नए
यूनिवर्सिटीज़, नए नए एम्स और तमाम तरीके के किसी भी क्षेत्र में यदि आप देखते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं तो जनधन की बात करें, हम गरीबों को राशन देने की बात करें, अंत्योदय की बात करें, 5 लाख के आयुष्मान की बात करें, और हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो कभी भी और किसी भी प्रकार से छूता रहा हो। किसान की बातें करें तो किसान की आय दोगुना करने की बात हो, किसान फसल बीमा योजना की बात हो, 6,000 उनके खातों में डालने की बात हो, उनकी उर्वरा किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति की बात हो, उसके सॉइल टेस्टिंग की बात हो, सस्ते बीजों की बात हो, तमाम तरीके से हर क्षेत्र को एक डेवलप करने का जिस प्रकार से जो एक बीड़ा उठाया हमारे सरकार ने, उसको और जन अपेक्षाओं के ऊपर हम लोग पूरी तरह खरे उतरे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और आप देखें जिस प्रकार से एक आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार कदम ताल करते हुए सरकार ने मेक इन इंडिया के माध्यम से हम लोग आज मोबाइल सेक्टर में पूरे विश्व में नंबर 1 पर खड़े हैं, एक्सपोर्टर की भूमिका में हैं, ऑटोमोबाइल में एक्सपोर्टर की भूमिका में हैं, और तो और जो हथियार हम आज तक पूरी तरह से इंपोर्ट के करते हुए विदेशों पर आश्रित रहते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में खड़े हैं। हर स्थिति में आज भारत को लोग एक आदर, सम्मान और एक उसकी दृष्टि से देखता है। कल तक जो भारत था, आज का जो भारत है, उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का चेंज आया है। आपने ये भी बोला कि हम जनता का भरोसा जीत कर आए हैं, लेकिन जनता का भरोसा आपने महंगाई कम करने पर जीता था, क्योंकि आपने जनता के बीच सत्ता परिवर्तन की जब मांग की, तब आपने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का रखा था। और आज अगर उसकी 12 सालों की परिकल्पना कर ली जाए, उस स्थिति में जिससे आपने विश्वास जीता, और आज क्या स्टैंडर्ड है? निश्चित, देखिए आपने महंगाई की बात करी, 2014 से लेकर और आज 2026, आप देखें जब कांग्रेस की सरकार गई थी, जो गैस का सिलेंडर ये लोग 1200 रुपये का छोड़ कर गए थे, हमने उसको रिवर्स करते हुए 830 रुपये का हमने उस सिलेंडर को दिया। और जो हमारे उज्ज्वला वाले जो हमारे गैस गरीब वर्ग है, उनको आज भी हम सब्सिडी वाला वो सिलेंडर आज भी उपलब्ध करा रहे हैं। और आपने महंगाई की बात करी, तमाम खाद्य सामग्री, उसके ऊपर हमने बिल्कुल उनके जितने भी मूल्य हैं उसको अक्षुण्ण रखा, उनको बिल्कुल न बढ़ने दिया। आज और यदि आप कंपैरेटिव, क्या आप आज के सिलेंडर के दाम बताएंगे मुझे, संजीव जी? निश्चित जी, 800 रुपए की आपने बात करी, आप मुझे बताइए आज के सिलेंडर के दाम। निश्चित जी, घरेलू, सीधा सवाल है मेरा संजीव जी, मैंने अभी आपकी सारी बातें धैर्यपूर्ण सुनी है, अब मैं जो सवाल करूंगी उसका जवाब भी तो आप देंगे ना? बिल्कुल दे रहा हूँ। तो आप मुझे आज के सिलेंडर के रेट बताइए। जी, घरेलू गैस के सिलेंडर में कोई कीमतें बढ़ा, घरेलू गैस का सिलेंडर, घरेलू गैस का सिलेंडर बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया है। और अभी आप देखें, यदि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो 2004 से लेके 2004 तक, संजीव वर्मा जी देखिए, आपकी बात 2014 तक 426%, जब तक धरातल की सच्चाई उससे जुड़ी हुई नहीं थी। देखिए अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं दाम बढ़े हैं, अब आप बोल रहे हैं नहीं दाम बढ़े हैं, कैसे हम मान लें? 26% जो फैक्ट की बात है उससे तो आंखें मूंदी नहीं जा सकती ना। और पेट्रोलियम पदार्थों में आप देखें 32 रुपए के बाद भी, पैसे संजीव भाई, इतना झूठ बोलने के बाद भी बीजेपी ने अभी तक आपको राज्य मंत्री नहीं बनाया। इतना झूठ बोलने के बाद कितना पार्टी को डिफेंड करते हैं। बीजेपी में इस स्तर के लोगों का मैंने जो है पंचोली भाई लिस्ट में नाम देखा है, और मैं उस लिस्ट में देखता रहा, एक साथी जो लंबे समय से हमारे साथ संघर्ष कर रहा है पिछले 7-8 साल से चैनल की चर्चाओं पर, और बीजेपी की नीतियों को हमसे लड़ने को तैयार हो जाता है,
उस व्यक्ति का नाम नहीं है निशी जी, और वो भी इतनी बड़ी बातें जो कह रही है महंगाई नहीं बढ़ी, मानना पड़ेगा यार। अरे जब वक्त आएगा यहाँ सब होएगा। वक्त कब आएगा? जो भी वक्त नहीं। कहिए, गलत। संजीव वर्मा जी को बिल्कुल भी घमंड नहीं है, ये तो हमने देख लिया है, चाहे वो कितनी भी ईमानदारी से यहाँ जवाब देते हो। लेकिन आपसे हंसमुख जानना चेहरा- चाहूंगी संदीप जी आप मुझे बताइए, आप 12 साल के कार्यकाल को बिल्कुल ही विफल बता रहे हैं, आखिरकार क्यों? कुछ भी नहीं कर रहा क्या बीजेपी ने, एनडीए ने? निशी जी, अगर आप बीजेपी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कृषि और इन महत्वपूर्ण 4 और 5 बिंदुओं पर 2014 में सत्ता में आई थी जब हम विपक्ष में गए। आप इन जितने मुद्दों को, मैंने जितने मुद्दों का नाम लिया है, आप सबसे पहले अगर बात करें तो आप देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान बहुत हमेशा चर्चाओं में रहता है कि 2 करोड़ रोजगार हमेशा हमारे द्वारा पूरे भारतवर्ष में सुसज्जित किए जाएंगे। आज देश में की बात करें, राज्यों की बात करें तो बेरोजगारी दर, ये कांग्रेस के कार्यकाल का और अपने कार्यकाल का देख लें। ये मैं जो बात कहूँगा एकदम फैक्ट पे करूँगा, संजीव भाई की तरह नहीं कहूँगा। ये भूल गए कि अरहर की दाल किस कीमत में लेते थे, अब किस कीमत में ले रहे हैं, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। बड़ा चिंता और दुख का विषय है। अगर आप बात करते हैं महंगाई की तो आप सीधे तौर पर ये देखिए कि वर्तमान समय में 1200 सिलेंडर कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आज तक नहीं मिला। जब 400 का हमारा सिलेंडर बढ़ा था निशी जी, तो आप देखिए एक जो इनकी नेत्री थी बीजेपी की, उनका ऐसा सिलेंडर सर पे लेके संसद के बाहर खड़ी थी। आज बेचारी खैर पता नहीं कहाँ होगी, बीजेपी में तो आगे पीछे करते रहते हैं। सिर्फ 400 पे आज 900 से ऊपर का सिलेंडर, और सिलेंडर भी मिल नहीं रहा है, उसमें भी मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, देश में जब आप पेट्रोल की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जब क्रूड ऑयल सस्ता था बाहर के मार्केट में, तब भी देश में बीजेपी महंगा तेल इस देश के लोगों को बेचने का काम कर रही थी। आज भी यही स्थिति है। जब वहां 60 था, ये 90 बेचते रहे। रोज प्रतिदिन, बस चुनाव का समय, जब किसी राज्यों में चुनाव होता है उस समय ये उस महंगाई दर को थोड़ा रोक लेते हैं। आप चीनी देखिए, दाल देखिए, तेल देखिए, चप्पल देख लीजिए, खाने की चीज देख, कोई भी चीज देख लीजिए निशी जी, अगर किसी भी चीज में, ये हमारे कार्यकाल का, अपने कार्यकाल का आकलन कर लें, जो चाहे मर्जी कहते हैं। अब आप आइए आंतरिक सुरक्षा में, आप मणिपुर की स्थिति देख लीजिए। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आप जो समानता इस देश में, जो भाईचारा था, उसकी स्थिति देख लीजिए। और मैं एक बात इनसे और पूछना चाहता हूँ, कौन व्यक्ति था ये कह रहे थे 2014 से पहले भारत को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे? कौन कह रहा अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे? किस देश का 14 से पहले किस देश का राजदूत हमारे देश में नहीं आता था? समस्या सबसे बड़ी क्या है, ये लोग जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, वो सब लोग हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को मानते हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन अगर आप जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्रास्फीति आप दर देख लीजिए, पैसे जिस रुपए के गिरने पे मोदी जी का एक बयान हम देखते हैं कि भैया देश में इससे खराब बात कोई नहीं होती कि रुपये की स्थिति विदेशों में ये है। आज उसकी स्थिति देख लीजिए निशी जी। आप सेंटर की बात अगर आप करते हैं, महिला अपराध की आप बात कर लीजिए। भारतवर्ष में महिला अपराध जो है, भारतवर्ष प्रथम स्थान पे पूरे विश्व में। सुरक्षित नहीं है हम लोग, उत्तराखंड में तो और स्थिति खराब है निशी जी। इस देश में 14 वर्ष से सन 2014 से 12 वर्ष का काल जो देश के प्रधानमंत्री जी ने काटा है, उसमें सर्वाधिक महंगाई, सर्वाधिक बेरोजगारी, सर्वाधिक कानूनी अपराध, इतनी खराब स्थिति वर्तमान समय में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की हो चुकी है कि खुलेआम सड़कों पर लोगों को गोली मार दी जाती है। अभी ऋषिकेश में 2-2 लोगों को 2-2 घटनाएं हो गई हैं। आप केंद्र की अगर बात करते हैं, आप कृषि की बात देख लीजिए। कृषि की स्थिति इतनी खराब है कि जितने भी नियम कानून कृषकों के लिए बनाए गए, वो कम से कम 1-1 साल तक धरने में बैठे, और कम से कम उस धरने में 50-50 हमारे किसान जो है शहीद हुए हैं। चिंता का विषय ये है कि मात्र जो है अपनी पीठ थपथपाने से देश का विकास नहीं हो जाता। आप देखिए, लेकिन अगर ये सब आप बातें बता रहे हैं, विफलता है, तो आखिरकार जनता पहले क्यों नहीं चाहती? 2024 में फिर क्यों उन्हें वोट दे दिया? 2024 में भी जनता, जो इनका भ्रम का जाल है, जो इनका इस देश को जो बांटने की इनकी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में फंसकर देश की जनता समझ चुकी है, लेकिन देश की जनता कि इनके पास देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता तब होती है जब इनके साथी आपके चैनलों पे, अनेकों चैनलों पे कहते हैं कि जी हमने मुद्रास्फीति दर को, अगर ये सब जुमला है तो भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों बनता जा रहा है? नहीं, कौन कह रहा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? कैसी अर्थव्यवस्था की आप बात करती है निशी जी? अगर आप अपनी
आप अगर यहाँ से अपने स्टूडियो से अगर अपने घर जाने की कोशिश करेंगे तो जो आप 10 या 20 रुपए में जाती है कम से कम 100 रुपए में अपने घर पहुंचेंगी। आप पेट्रोल जो डलाती हैं, आप जो डीजल का इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं, घर में चाय पत्ती, चीनी, दूध, अगर कोई चीज आपको 14 से सस्ती मिल रही है, नहीं महंगाई बढ़नी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर 10-12 वर्ष का कार्यकाल हुआ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने में और लूट में नहीं चीज एक अंतर होता है। उस प्रकार की जो लूट है वो बीजेपी के पूरे शासनकाल में इस देश में देखने को शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इन 12 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए निशी जी, आज की जो डिबेट है कि एनडीए की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफें हुई हैं, उनके कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहा जा रहा है, ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। और मजे की बात देखिए, जिस नेहरू के राजनीतिक जीवन को सबसे ज़्यादा बदनाम वही प्रधानमंत्री जी करते हैं और आगे भी करेंगे। और देखिए कैसा संयोग है, उसी नेहरू से अपनी तुलना कह रहे कि हमने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या माना जाए कि नेहरू की विफलताओं में मोदी जी ने अपने को जोड़ लिया, या नेहरू की सफलताओं को आदर्श मानते हुए उन्होंने मान लिया है कि 12 साल से ज़्यादा मैंने उनसे बढ़िया ज़्यादा अच्छा काम किया। तय तो करना पड़ेगा भाजपा को कि आप आखिर जिन्हें बदनाम करते हो फिर उनसे कौन सा रिकॉर्ड जीत ले रहे हो। गाँव में किसी बदनाम व्यक्ति से खुद को नहीं जोड़ा जाता, मगर जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक आजकल नेहरू चल रहा है, तो ये बताता है कि वाकई इस देश में जो नेहरू ने किया ये उसको छू तक नहीं पाए, तो चलो उसके नाम में कि उनका हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसी तरीके से हम अपनी उपलब्धि गिनवा दें। ये तो भाजपा का राजनीतिक चरित्र है। अब आज ये देश इन 12 सालों में कहाँ पहुँचा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है और उससे ये उम्मीद करती है कि सरकार मौलिक अधिकार के अलावा उसको विकास की ऐसी योजनाएं दें जिससे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो। ठीक है। इन 12 वर्षों में मौलिक अधिकार मानव के जो हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार। अब आप देख लीजिए, रोजगार का आलम आपने देख ही लिया है कि सरेआम बिक रहे हैं। भाजपा बदनाम है रोजगार बेचने में। स्वरोजगार बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। राज्यों के अंदर स्वरोजगार करने वाले ठेकेदार हों, सप्लायर हों, बर्बादी की कगार में चले गए। केवल दो गुजरातियों को सब कुछ लुटवा रहे हैं। हाँ। ऐसे ही बिजली की स्थिति आप देख लीजिए। 2014 में जो बिजली एक आम उपभोक्ता 100 रुपये 150 रुपये महीने का बिजली का बिल देता था, आज वही उपभोक्ता जो है 1400-1500 रुपये बिजली खर्च कर रहा है। और इससे बड़ी बात देखिए, महीना 30 दिन का होता है। ये कितने राजनीतिक लफ्फेबाज बेईमान हैं। अब इन्होंने बिजली के बिल 28 दिन में देने शुरू कर दिए। 12 महीने की जगह 13 महीने हो गए। यानी कि किसी एक गरीब से 1500 रुपये और सर्च चार्ज, पेट्रोल चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगाकर ये लगभग एक व्यक्ति से साल में 3 से 4 हजार रुपये फालतू ले रहे हैं। जबकि 12 महीने का अगर बिल हो तो वो 3500-3600 रुपये कम उस व्यक्ति को खर्च करना पड़ता। अब आ जाइए महंगाई का। पेट्रोल आप बताने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये कहते हो कि ये तो फलाने का दोष, ये फलाने का दोष। अरे भाई, आप थे, आपको सब पता था। आप सस्ता पेट्रोल लेने की बजाय महंगे अगर खरीद रहे हो तो आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी है, ये तो आपको जनता को बताना पड़ेगा। ठीक है। महंगाई का आलम आप देख लीजिए कि देश के सारे संसाधन, हवाई जहाज से लेकर समुद्री मार्ग, तमाम जगहों पे भाजपा का कब्जा हो चुका है, अडानी का। और जब एक मानव अपने विकास के लिए महंगाई पर रोता है तो उसको कह रहे हैं कि 5 रुपए किलो सड़ा गेहूं और सड़ा चावल खा। और उस गेहूं और चावल को बनाने के लिए जंगल में जाता है तो मुकदमा लगता है। उस पर मुकदमा, जंगल की लकड़ी ला नहीं सकता। गैस 950-1000 रुपए से नीचे पड़ नहीं रही है। ऐसे में वो गरीब आदमी कहाँ से वो 5 किलो चावल पकाएगा। ये स्थितियां उत्तराखंड की और देश की हो चुकी है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जी, हम आपका अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहिए कि आपने नौकरियां तो बेच दी, स्वरोजगार भी बेच दिया, आपने जहाज भी बेच दिया, आपने समुद्री मार्ग। हम बात करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की वो कौन सी बड़ी बातें रही हैं जिन पर सबका ध्यान केंद्रित है। 2014 के पहले कई दशक बहुत अस्थिरता से चले हैं, लेकिन आज देश की जनता एक अस्थिर सरकार का काम भी देख रही है। 12 वर्ष की बड़ी सफलता, देश कांग्रेस के कुचक्र से अब पूरी तरह से निजात पा चुकी है। कांग्रेस ने देश को अब पूरी तरह से लाचारगी और बेसहारा बना रखा था, लेकिन कांग्रेस ने देश को एहसास कराया कि भारत आखिरकार क्या था। लेकिन देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपने कदम आगे बढ़ाए। आज संतोष है, गर्व है, एनडीए ने देश के विश्वास को जीता है। कांग्रेस सरकार ने धामी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ, और इसी के साथ गलती कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की, और आखिरकार हिंदू आबादी पर भी यह बड़ा कलंक रहा। लेकिन हिंदू आबादी का नाम है क्या, और ये सब हिंदू ग्रोथ रेट, जो कि कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था, कांग्रेस ग्रोथ रेट। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना सुशासन था, ना नीति थी, और ना नियत थी, और ना ही निर्णय था, और इसीलिए यह मुद्दा इतना ज्यादा भुनता गया। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब विकास में गति आई है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि 2004 में देश फिर से अस्थिरता के जो भवंडर था उसमें फंसता गया, कांग्रेस के शिकंजे में फंसता गया, लेकिन आखिरकार उससे बाहर हमारी सरकार में निकाला गया। देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। उसके अलावा देश ने देखा, नियत, नीति, निर्णय के साथ काम करते हैं तो विकास की नीति पर काम होता है। अगर 12 सालों में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हो पाया। और इसी की एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, और आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, और साथ ही कहा कि 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने एक नया पैगाम लिख दिया है। कल के विकसित भारत की गारंटी, आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पूरी तरह से पल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही, जिसमें कहा कि भारत की आकांक्षाएं बड़ी, सपने बड़े, इसलिए संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही ज्यादा बड़े हैं। एक और बड़ी बात भी कही कि देश की आकांक्षाओं का जो वक्त है वो मध्य वर्ग, सरकार उस पर खास फोकस कर रही है। 2014 से पहले मध्य वर्ग कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था, और इसी के साथ आज उसका शिकार नहीं बनता है। जटिल टैक्स सिस्टम और आमदनी के सीमित स्रोत टैक्स बोझ के लिए एक चुनौती थी, लेकिन आज नहीं है। हमने मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को समझा। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री की है। तो यानी कि ये सारी तमाम बड़ी बातें रही हैं, और आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जीवन आसान कर रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के जरिए, और आज 12 साल के कार्यकाल को लेकर जो जनता को उन्होंने संबोधित करा, उसके जरिए ये बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातों को भी सुन लिया है। अब इसी के साथ प्रेम पंचोली जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या मोदी के 12 साल को भारतीय राजनीति में एक युग के तौर पर देखा जाएगा? क्योंकि अभी मैंने पूरा आपको चिट्ठा सुनाया है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम जितने भी और नेता लोग थे और कार्यकर्ता साथ तमाम अलग अलग प्रकार के लोग इस देश को मतलब सस्टेन करने लगे थे कि किसकी कुर्सी कहाँ पर बैठेगी, ये सब। तो वो दौर था कि नेहरू जी उस दौर में व्यवस्था बनाते, प्रबंधन करते, कि बजट लाते या बजट का क्रियान्वयन करते, ये तमाम सवाल उनके सामने खड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नेहरू जी ने कुछ किया होगा तो वो भी इतिहास में दर्ज हुआ है। और जब देश स्टेब्लिश्ड हो गया है कि जिसकी कुर्सी जहां पर है पता चल गया है, वोट कहां पर देना है, प्रधानमंत्री किसको बनना है, किस पार्टी का नेता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कब चुनाव होने हैं, ये सब सारी चीजें जब स्टेब्लिश्ड हो गया है, उस दौर में अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आते हैं और वो कोई नया रूप लेकर के आते हैं, हिंदू का झंडा लेकर के आते हैं, और वो लेकर के आते हैं कि शाम को घंटी बजा दो नोट बंद, और सुबह की कांच की थाली बजा दो और इस तरह का लॉकडाउन हो जाए, तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि ये इस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश की जनसंख्या इतनी हो और बड़े देशों में से जो टक्कर लेता है संख्या को लेकर के, साधनों को लेकर के, तो इतिहास में दर्ज होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने
जितने अच्छे काम किए हैं, मैं ये कहता हूं कि उस काम को यदि वो भुना रहे हैं, जैसे 370 की बात करते हैं, तो ये भी आज इस डिबेट में बता देना चाहता हूं कि जो 370 है वो भी पाइपलाइन में थी, वो कहीं मोदी जी ने बहुत ऊपर से नहीं बनाई, वो पाइपलाइन में थी, उसको होना चाहिए था और उन्होंने उसको किया। अब उन्होंने उस रूप में किया या उसका ढांचा बदल दिया या क्या कर दिया, वो किस रूप में हुआ, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके जो आउटपुट है और जो उसके जो रिएक्शन है, वो हम सब लोगों के सामने, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, लेकिन मोदी जी ने ये कभी नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने जीएसटी का ड्राफ्ट बनाया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कभी भी, हमने कभी अखबारों में हमारे सामने ऐसी खबरें कभी नहीं आई कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बुलाया होगा और बोला होगा कि ये चेयर आपकी, आप समझाइए कि आप ये जीएसटी को हम कैसे लागू करें। ये इस देश में हुआ है, इसी देश में हुआ है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम वापस पीछे आजादी के बाद जाते हैं, तो जो प्रतिपक्ष के लोग थे उनको मिनिस्ट्री मिली है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहचान नहीं लगाए, क्योंकि जब आप देश के लेवल पे बैठते हैं, वहां पर फिर ये दलगत राजनीति खत्म हो जाती है, चुनाव के बाद सीधे खत्म हो जाती है। उनको मंत्रालय मिला है, ऐसे नाम बोलने की जरूरत नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम इतिहास में जाएंगे, हम बोलेंगे फलाना, तो वो ज्ञान बांटने वाली बात हो जाएगी। सारे लोगों को पता है कि जब देश की पहली सरकार बनी तो प्रतिशोध करने वाले लोगों को भी मंत्रालय मिला गया और नेतृत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है। और यहां ये अब की बात है कि जब हम अपने देश के प्रतिनिधित्व के बारे में, प्रतिनिधित्व कहीं दूसरे देश में करना था, विश्व लेवल के मंचों पे करना था, तो अटल जी को भी वहां पे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, जबकि भाजपा की सरकार उस दौरान नहीं थी। तो इसीलिए इतिहास में दर्ज होगा, और ये इसी देश के इतिहास में दर्ज होगा कि रेलवे स्टेशन के, जब आप बात करते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर दिया है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको कह सकता हूं कि रेलवे स्टेशन के बैटिंग रूम में आपको 20 रुपए से लेकर के 150 रुपए प्रति घंटा देना पड़ता है, और जबकि वो इंक्लूड टिकट होता है। तो कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इंक्लूड टिकट को हटा दीजिए ना, ठीक है वहां से ले लो, कोई बात नहीं, आप नए रूप में लाना चाहते हैं तो इंक्लूड टिकट से हटा दीजिए उसको। ये इसी देश में हुआ है कि जब आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, जो एक्रेडिट जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, उसको हमारे भारत सरकार ने बाकायदा, और तो नहीं दे सकती सरकार, लेकिन सरकार ने कहा कि इनको 50% टिकट दिया जाए। अगर 100 रुपए का टिकट है, इनको 50% टिकट दिया जाए, और इनका वीआईपी कोटा ये कि अगर ये टिकट बनाए तो इनके वेटिंग टिकट जो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। हमारे देश में जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो सबसे पहले उन्होंने उसको ही खत्म किया, और उन्होंने सबसे पहले यह खत्म किया, उन्होंने एक अपना कुनबा बनाया, जो चाटुकार टाइप के पत्रकार हैं, जिनको पत्रकारिता आती नहीं है, चाहे वो देश के कितने बड़े चैनल में करोड़ रुपए की तनख्वाह ले रहे हों। हम तो बात कहते हैं कि चेयर करें, हमारे साथ सामने सामने बैठे, वो उनके पास जाकर के अपनी बात करें। कभी भी 2014 से अब तक कभी भी माननीय मोदी जी पत्रकारों के सामने नहीं आए, और ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि लोगों को विश्वास था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर क्या दर्ज होगा? नहीं, क्या किया ऐतिहासिक काम? ऐतिहासिक काम तो मेरे नजर में तो मैंने नहीं पढ़ा कि ऐतिहासिक काम मोदी जी ने कुछ किया होगा कि जिससे नई बात सामने, या ऐतिहासिक काम ये है ना जिसको मैं कहने चाह रहा हूं कि लोगों को विश्वास था कि मोदी जी आएंगे और बताएंगे कि एक साल में इतना इनकम टैक्स जमा हुआ है और इतना खर्च हुआ है। ये आंकड़े देश के आजादी के बाद अब तक, जिसको मोदी जी ने बार बार बोला कि ये करेंगे, सो करेंगे, काला धन लाएंगे, उसका जो एक ही आउटपुट होता है, जो आम लोगों ने समझा कि मोदी जी कहेंगे कि हमारे देश में इनकम टैक्स इतना जमा हुआ है और इतना खर्च हुआ है। ठीक है, इस पे ये आंकड़ा कभी नहीं बताया गया, जिस आंकड़े पे लोगों को छला गया है। ठीक है। हाँ, ये जरूर हुआ कि मोदी जी ने जितने दिनों तक जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे ज्यादा दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि सच में रहे। ये तो किससे छुपा नहीं, सिर्फ कार्यकाल दर्ज होगा। ठीक है, लेकिन संजीव वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 12 साल का कार्यकाल हो चुका है, 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं, अधिक कार्यकाल हो चुका है, लेकिन एक आरोप पत्रकारों की ओर से भी है कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी सामने क्यों नहीं आए हैं पत्रकारों के? क्या वो सवालों का जवाब देने से डरते हैं, या फिर उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, और आज तो कर देनी चाहिए थी ना, इतना बड़ा इतिहास रचा है। निशी जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार और हमारी पार्टी, हम ग्राउंड जीरो पर डेवलपमेंट डिलीवर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट आज पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, ये एक स्वयं एक गाथा अपनी गा रहा है, अपनी गाथा बता रहा है। हर व्यक्ति इसको देख रहा है, हर व्यक्ति इसका गुणगान कर रहा है।
3 दशकों तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन को दबाए बैठी रही, वन रैंक वन पेंशन हमने लागू करी। जिस प्रकार से मातृशक्ति का रिजर्वेशन 4 दशकों तक कांग्रेस पार्टी दबाए बैठी रही, उसको हमने लागू किया। सेना के हाथ बांधने का जिस प्रकार इन्होंने काम किया, हमारे उत्तराखंड के लाल जनरल विपिन खंडूरी, जिनको ये लोग गली का गुंडा बोलते रहे, उनको सम्मान देने का लगातार हमने काम किया। और इनके समय में जिस प्रकार से लगातार जो दंगे पूरे देश भर में हुआ करते थे, आज एक भी दंगा होता नहीं है। बम धमाके लगातार इनके राज में होते थे, आतंकवादी घटनाएं लगातार इनके राज में होती थी। सेना के जिस प्रकार से ये लोग हाथ मांगते थे, जो जिस प्रकार से शौर्य, सेना के शौर्य पर ये लोग लगातार हाथ बांधे रखते थे, आज आप देखें सेना और सनातन और का इतने विरोध, झूठ के बाद भी राज्य मंत्री नहीं बना रहे। सनातन का विरोध जिस प्रकार से क्या यार लगातार संजीव भाई, आप लोग करते रहे। संजीव भाई और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हेड्स अप यार, आप एक रटा है चैप्टर मत पढ़िए। मैं आपसे फ्री एंड फेयर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सीधा सवाल हमारे पत्रकार भाई का भी है निशी जी, कि आखिरकार 12 साल का कार्यकाल जब पूरा कर लिया है, आप अपनी उपलब्धियों को ऐतिहासिक बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल से कई ऊंचा बता रहे हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? निशी जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप जवाब दीजिएगा। नहीं देंगे, नहीं निशी जी देंगे, नहीं निशी जी देखिए, कहां से देंगे? लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा इनका राज्य मंत्री। निशी जी, अरे भैया, निशी जी जिस प्रकार से अरे भाई सुन तो लो, संजीव भाई सुनो, मैं आपके एचएनएन के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत चोर चकार राज्य मंत्री बना लिए। हमारा भाई ईमानदार आदमी, इसको भी बनाया जाए। निशी जी, आज के 12 साल की उपलब्धि के दिन की एक बड़ी खास बात है, आज भी बीजेपी के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मोदी जी की बराबरी कर रहे हैं। और एक जिस देश में अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे निशी जी इनका, अरे क्या बता पाएंगे बेचारे। रुकिए जरा, लेकिन संजीव जी, अर्थव्यवस्था, अरे मुद्रास्फीति दर, भैया महंगाई का पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूछा। निशी जी, जिस देश के प्रधानमंत्री पे लोग इतना विश्वास करते थे, संजीव जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए डरते हैं कि उनसे महंगाई से जुड़े पत्रकार सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी के सवाल पूछेंगे, हिटलर को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स के सवाल पूछ लेंगे, जीएसटी के सवाल पूछ लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछ लेंगे। क्या इन चीजों का हिसाब पत्रकार मांगेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे? प्रेस क्यों नहीं कहा नाम लिया भाई अटके में? अरे भैया संजीव भाई थम जाओ, तुम परेशान हो, मुझे पता लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरी सुनो, निशी जी, जिस देश में प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास था कि प्रधानमंत्री ने थाली बजाई और हम सड़कों पर थे, इन्होंने क्या दिया? आदमी कोरोना में सड़कों पर मरा है, वो ये देश है भारत। हमारे देश की जीडीपी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये विश्वास कमाया था कि थाली बजाने पे लोग सड़कों पर थे, लेकिन इन्होंने क्या दिया? कोरोना में लोगों को मारा है। इन्होंने क्या दिया? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। इन्होंने क्या दिया? नीट की परीक्षा को जोड़कर जब राहुल गांधी को लीक हो चुके हैं, जब राहुल गांधी को संसद में बुलाया तो वॉकआउट क्यों करके अरे छोड़िए भाई, आते क्यों नहीं? आज के दिन में ये क्या कर रहे हैं? आज के दिन में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बयान देने में कंप्लेंट कर रहे हैं, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अरे मुंह में दही क्यों जम जाती है? कहाँ बनेगी? आज आपको बनी बनाई व्यवस्था पे आप चल रहे हैं। रियल प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी चाहिए। रियल प्लेटफॉर्म पे आके बात करिए ना। जब आपको संसद में बुलाया जाता है बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, उस समय भागते क्यों? उस समय क्यों भागते? नकल विरोधी कानून जब हमने बनाया, आप उसका विरोध करते हैं। जब यूसीसी हम लागू करते हैं, कहते हैं जो बार बार कहते हैं कि मेरी आत्मा बसती है। अरे भावरी देवी की बात करते हैं, भावरी देवी के ऊपर क्यों नहीं बोलते? नैना सानी पर क्यों नहीं बोलते? जैनी के ऊपर क्यों नहीं बोलते? बोलिए ना, कहता था। अरे उसके ऊपर ही बोलिए ना, बोलिए ना, अरे बोलिए ना। नोटबंदी पर हमें क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ? संदीप जी रुकिए, इनसे पूछिए नोटबंदी में क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ।
इन्होंने छोटे कामगारों को आपकी इस देश में सरकारों टाइम के किल हो द्वारा जाएगा जो ऐसे पैरेलल सभी का। और इकोनॉमी आप चल यहाँ रही बैठ के थी, झूठ बोल सभी रहे हैं। गैस का आपकी टाइम सरकार किल के हो समय जाएगा। पर जो संदीप पैरेलल जी, इकोनॉमी संदीप चल जी, रही थी, संदीप उसको जी, देश में नेस्तनाबूद भाईचारा करने खत्म के कर लिए, दिया। भाई उसको को भाई से लड़ने नेस्तनाबूद का काम करने करते के हैं। एक लिए सवाल ले लेती हूँ और उसी जिस पर, इसी पर प्रकार सवाल से लूंगी। सवाल नहीं है इनका। पत्थरबाजों के हाथ ये से पढ़ के आए हैं, संजीव जी, छीनने के लिए, दिया वो बोल रहे हैं। संजीव जी, संजीव जी, शांत पत्थरबाजों हो के जाइए, हाथ शांत से हो जाइए। पत्थर भड़कने छीनते से हुए कुछ नहीं होगा, जवाब देने से आतंकवादियों होगा। के ठीक है। आतंकवादियों के मंसूबों अरे के पंडित ऊपर जी, पानी उधर मारने फेरते वाले हुए लोग तुम्हारे पास हैं। संजीव जी, मन में सारे मैल चोर नहीं डकैत है, मन तुम्हारे में साथ चोर हैं। नहीं है, तो सारे सामने चोर आकर डकैत बोलने में तुम्हारे क्या साथ हैं। अधिकारी है? तड़ीपार तुम्हारे साथ है, क्या बंदे होंगे दिक्कत आ कहाँ रही है से? सामने आकर बोलने में? संदीप जी, एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ संजीव जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जा रही है? अगर कोई दिल में चोर है या दिल में कोई मैल है तो इंसान आकर वैसे ही प्रेस इनका लिस्ट में कॉन्फ्रेंस नाम ना नहीं आ करे। रहा। क्या आपको इसका गड़बड़ बोल जाएंगे फिर नाम नहीं आने का। आप निशि- मेरी नि- आपसे नि- रिक्वेस्ट है निशि- भाई, निशि- सवाल पर्सनल बताइए। मत होइए आप, सवाल पर्सनल बताइए। मत निशि होइए। जी दिल संदीप पे जी, निशि दिल पे जी मैंने दिल नहीं ली। निशि अरे जी ऐसे ऐसे दिल बन गए, मैं दिल ऐसे पर- ऐसे बन गए, दिल पर जो मैं- देहरादून में दिल घूमने पर- आए थे, घूमने आए थे शांति भाई, वो राज्य मंत्री बन गए। हमारा भाई 10 साल से युवा मोर्चे से, ये तो स्वयं में जब पहली बार राज्य मंत्री बनने की चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि भैया धामी जी, मुझे लगा धामी जी के साथ रहे। अरे छोड़ भाई, संजीव भाई मान जाइए, कांग्रेस में आ जाइए। आप अरे, जैसे निशि- निष्ठावान कार्यकर्ता की निशि- आवश्यकता है निशि- हमारे यहाँ। रुक जाइए, निशि- आ जाइए कांग्रेस में, लड़ेंगे संदीप मिलकर। जी, व्यक्तिगत मत होइए अरे आप। लड़ेंगे मिलकर। अरे ये अभी झूठों की जमात छोड़ अभी दीजिए। इस टाइम इस टॉपिक को मत छेड़िए निशि- आप। निशि अभी जी। मुद्दा कुछ और है। इनके कार्यकाल की जब बात करेंगे तब आप ये टॉपिक राज्य मंत्री वाला लेकर आइएगा। निशि लेकिन जी- अच्छा मानिए, इनके साथ गलत हुआ ना, गलत अभी हुआ। हम उनके अरे टॉपिक पे छोड़िए, बात गलत करेंगे। हाँ, संजीव निशि- जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, फिर आप दीजिएगा, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सवाल पर तो आप घुमा रहे हैं, मुझे पता चल गया है। लेकिन आप नहीं, मुझे मैं- एक और मैं कोई देखिए, नहीं घुमा आपको रहा, देना मैं तो होता कोई तो आप नहीं प्रेस घुमा रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस के सवाल पर सीधा जवाब दे देते कि हाँ हमें करनी चाहिए या फिर हमने नहीं करी है, आगे हम करने वाले हैं। निशि- आपने कुछ भी इसका एक सब्जेक्टिव आंसर नहीं अरे दिया। निशि- आपने अरे निशि सीए जी, तक आप पहुंच बोलने गए, देंगी मेरे को? 370 तक पहुंच गए। निशि अब जी, आप सुनिए, एक सवाल सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी एक छोटा सा, फिर उसके बाद मैं बाकी गेस्ट पर आऊंगी। बोलिए। सवाल ये है कि सबका साथ सबके विकास की आप लोग बात करते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि सामाजिक ध्रुवीकरण इस वक्त सबसे बड़ी बात बन चुका है। आखिरकार बार बार इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं सामाजिक ध्रुवीकरण के, जब आप सबका साथ सबका विकास करते रहते हैं? निश्चित एक बात सुनिए, देखिए हमने सबको अन्न धन योजना से जोड़ा, हमने सबको जनधन योजना से जोड़ा, हमने सबको उज्ज्वला योजना से जोड़ा, हमने सबको आवास योजना से जोड़ा, और जितनी भी हम चाहे आयुष्मान योजना की बात करें 5 लाख रुपए वाली, हमने सबको जोड़ा, और सबका साथ सबका आपने विश्वास क्या जोड़ा? और सबका प्रयास जो के देश का आधार नागरिक होगा उसका पर, और सब- और इनकी और सब योजनाओं पे उतारे। आपने क्या स्पेशल जोड़ा? हमने उसमें कोई योजना कभी धर्म डिस्क्रिमिनेशन से आती है नहीं, क्या? हमने कोई किसी से पूछिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं योजना किया, कभी धर्म से आती है? हमने किसी प्रकार भैया का हिंदू को कोई नहीं मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान को नहीं मिलेगी। किया। आप प्रैक्टिकल बात करिए। लेकिन 2004 से समानता की हो रही है। 2014 तक UN इनकी में सरकार विश्व थी, पटलों पर सबसे इनकी अच्छी सरकार देश थी, भारत माना और जा रहा है। मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, देश भारत उन्होंने माना जा कहा रहा है। था देश के आ रही हूं संसाधनों आपके पर पास, पहला आ रही हूं आपके पास। देश के इनको छोड़ दो। संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। अल्पसंख्यक क्या था? फिर आप झूठ बोल अरे रहे हैं। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक क्या था? अल्पसंख्यक में दिखाऊं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, मैं ईसाई सब आते हैं। मैं दिखाऊं दिखाइए, इसमें? दिखाओ। दिखाऊं? दिखाओ। ये देखिए, अरे यार, उन्होंने अरे क्या दिखाओ? उन्होंने स्पष्ट तौर पर अल्पसंख्यकों मुसलमान का बोला। नाम लिया था, उसमें सिख, अल्पसंख्यक- ईसाई, हिंदू, बिल्कुल पंजाबी सब आते ना हैं। उन्होंने ईसाई का नाम लिया, ना उन्होंने सिख का उन्होंने- नाम नहीं लिया, संजीव जी, उन्होंने केवल संजीव मुसलमान जी, बोला, नहीं। केवल मुसलमान बोला। संजीव धार्मिक ध्रुवीकरण संजीव आप भाई, यहाँ करते सब हैं, पढ़े लिखे धर्म लोग की बैठे हैं। राजनीति आप कैसी करते बात हैं। कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आ फिर वही बात। हम ये तो कोई तर्क ही डेवलपमेंट नहीं है, की ये बात कोई करते हैं। आंसर नहीं है। हम तो संजीव जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ऐसा करते तो हैं। है ही नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो है ही नहीं। जुम्मे की छुट्टी बिल्कुल की भी बात नहीं है। आपने करी। गलत टॉपिक मत छेड़िए आप। ठीक है, आती हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी के पास। आपकी मंशा तब देखी आ जा रही हूँ। सकती है कि 12 वर्ष के कार्यकाल ठीक का है। आकलन भी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे आ आगे रही नहीं हूँ, आ बढ़े। रही हूँ आपके पास। मेरे- देखिए टाइम किल हो जाएगा, जो मेरे- सवाल लेने मेरे- हैं गेस्ट से वो नहीं ले पाऊंगी मैं। मेरे भाई- ठीक है संजीव मेरे- जी, आपसे मेरे मैंने भाई- पर्याप्त समय देकर जवाब ले लिया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो तमाम उत्तराखंड की जनताओं के सवाल हैं और 12 साल के कार्यकालों को अगर देख लिया जाए तो क्या विकास अपेक्षा के अनुसार हुआ है? देखिए, इन 12 सालों को अगर आप देखेंगे हाँ, तो शराब के बाद सबसे ज्यादा टैक्स शिक्षा पर लगा है, किताबों पर। अगर इन 12 सालों में देखोगे, नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार तो बिका ही बिका था। इन्होंने प्रतिभाओं को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नीट परीक्षा उदाहरण है, 90 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है। और इससे नीचे जाइए
इनका राजनीतिक जीवन कितना कलंकित हो चुका है कि ये इंटर में सीबीएसई के जो परीक्षाएं हुई है उन बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। ये उपलब्धियों में गिना जाएगा भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 4 वर्षों का सरकारी आंकड़ा बता रहा है इनकम टैक्स का, गरीब जनता 22% टैक्स दे रही है और उद्योगपति 18% और 17% टैक्स दे रहे हैं। कहने का मतलब है इनकी सत्ता उद्योगपतियों को तो आरक्षित कर रही है, मगर गरीब का खून चूसने में कोई कमी नहीं है। जन्म में से टैक्स है और मृत्यु कफन पे भी टैक्स है। कहने का मतलब है ये इतनी निर्लज सरकार है कि इसने किसी चीज में आम जनमानस को कोई लाभ ना देकर केवल लूटने का काम किया है और उसका परिणाम है। आप ही यहाँ पर बार बार पूछ रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी है कि प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आते। उसके पीछे कारण यही है कि लोग पूछ लेंगे कि ईरान जब रुपयों में तेल दे रहा तो क्यों नहीं खरीद रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो है भाग रहे हैं और उनकी राजनीतिक जो पोल थी वो खुल चुकी है और आने वाले समय में जनता देख लेगी। ठीक है, संदीप चमोली जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। जिस देश में कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था को धड़ाम कर अगर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है कि उन्होंने सुशासन इन 12 वर्षों में लाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला पत्रकार जब उनसे दूसरे देश में सवाल पूछ लेती है तो बीजेपी के लोग उस महिला पत्रकार को, हमारी बहन को ट्रोल इसलिए करते हैं कि सवालों से राजनीतिक जीवन में वो व्यक्ति भागता निशी जी जो सच्चाई से कभी भी रूबरू नहीं होना चाहता है, इसलिए वो कभी प्रेम पंचोली जी फाइनल कमेंट। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जिस तरह से एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करता हूं कि जितने भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट और इवन की राज्य सरकारों के 50% डिपार्टमेंट से सबसे छोटी जो छोटा पद रहता है 4th क्लास का, जिसमें ड्राइवर भी आता है, तो ड्राइवर की पोस्ट खत्म कर दी। अब आप बताओ कितने लोग बेरोजगार हो गए। उसके बदले उन्होंने ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को ठेका दिया क्योंकि कमीशन वहां से सीधा जाता है मिनिस्टर के पास। तो ये बड़ा हो इतिहास में ये चीजें लिखी जाएगी। और सबसे खतरनाक दौर आया है कि आप ग्रास रूट की बात कर रहे हो, ग्रास रूट पे आपने नौकरी खत्म कर दी। इससे अच्छा क्या हो, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। तो हाँ, ये अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। तो हाँ, ये है कि अपने समय इन्होंने पूरा किया है। सांसदों की तनख्वाह बढ़ी, अलाना बढ़ा, फलाना बढ़ा, ये हुआ है। ठीक है, माफी चाहूंगी समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 12 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका। एक तरफ बीजेपी इसे अमृतकाल बता रही है, कांग्रेस इसे जुमले का काल बता रही है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है जनता डिसाइड खुद कर लेगी। चुनाव नजदीक है, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसका जवाब सूद समेत दे दिया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।